हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज बजट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बजट चार्ट बनाया हुआ है। आज हम बजट चार्ट पढ़ेंगे, पूरा बजट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो पढ़ेंगे। और अगर हम ये चार्ट ढंग से पढ़ लेते हैं तो मोर देन 50% ऑफ दिस चैप्टर जो हम कवर कर लेंगे। और आगे का जो भी कुछ परसेंटेज बचा हुआ है, इसको अगर हम कंसेप्ट ठीक तरीके से जान लेंगे, इनका डिफरेंस ठीक तरीके से समझ लेंगे, तो हमारे वो भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही समझने वाला चैप्टर है, और हमें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानकारी होनी चाहिए बेसिकली बजट होता क्या है। नॉर्मली हम बात करते हैं बजट बेसिकली होता क्या है। जैसे आम आदमी भी अपना बजट बनाता है, तो ऐसे ही सरकार भी अपना बजट बनाती है। तो बेसिकली बजट होता क्या है? बजट होता है कि जो भी आने वाले साल में सरकार क्या एक अनुमान लगा रही है कि कितनी उसकी आय हो सकती है, कितनी उसकी प्राप्ति हो सकती है, कितनी उसकी बेसिकली रिसीप्ट्स हो सकती है, कहां कहां से उसके पास पैसा आ सकता है, और कितना एक साल के अंदर अनुमानित वो खर्चा लगा रही है। देखिए, हर कोई एक इंडिविजुअल, कोई परिवार वाला एक बजट बनाता है कि भाई मेरी महीने में 25,000 रुपए की तनख्वाह है, और 25,000 रुपए की तनख्वाह मतलब उसकी एक एस्टिमेट है, उसको तो फिक्स एस्टिमेट कि भैया मुझे 25,000 रुपए की मेरी तनख्वाह है ही है। अब 25,000 रुपए की मेरी तनख्वाह है, और तो मैं खर्चे कहाँ करूंगा, मुझे स्कूल फीस इतनी देनी है, मुझे ट्यूशन की फीस इतनी देनी है, मुझे राशन पानी के ऊपर खर्चा इतना करना है, मुझे और मेंटेनेंस, मुझे पॉलिसी का EMI इतनी देनी है, या जो भी कुछ है, वो एक खर्चा अंदाजा लगा लेता है कि एक महीने के अंदर मैं क्या क्या खर्चा करने वाला हूं और क्या क्या मेरी इनकम होने वाली है। तो वही सरकार करती है। सरकार बेसिकली एस्टिमेट करती है, एक अंदाजा लगाती है कि कितनी उसकी प्राप्ति होने वाली है, दैट इज एस्टिमेटेड रिसीप्ट कितनी है, और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना है। तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, इट इज अ स्टेटमेंट, बजट इज अ स्टेटमेंट जो क्या बताता है हमें कि गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एक साल के अंदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, जो भी अकाउंटिंग ईयर है, एक साल के अंदर गवर्नमेंट का क्या एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स होती हैं और क्या गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं। गवर्नमेंट देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी योजनाएं बनाती है, डेवलपमेंट की योजना बनाती है, बहुत सी नॉन डेवलपमेंट योजना होती है, प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं, जो हम आगे जाकर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिफरेंस। तो गवर्नमेंट सारी योजनाएं बनाती है कि भाई एजुकेशन के ऊपर इतना खर्चा करना है, रोड्स के ऊपर इतना खर्चा करना है, और डिफेंस के ऊपर इतना खर्चा करना है, और ये सब चीज गवर्नमेंट का एक अनुमान है कि इतना मुझे खर्चा करना है। और गवर्नमेंट एक अनुमान भी लगाती है कि टैक्स से मुझे इतना पैसा मिलने वाला है, या और जगह से मुझे कितना पैसा मिलने वाला है। तो एक गवर्नमेंट का अनुमान कि क्या उसकी एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स हैं और क्या उसके एस्टिमेटेड खर्चे हैं, उसी को बेसिकली कहते हैं बजट। तो फिर से पढ़ते हैं, बजट क्या है? बजट इज स्टेटमेंट जो क्या बताता है, दैट शोज गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर द पीरियड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। सिंपल सी बात है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बजट का स्ट्रक्चर। जैसे ऊपर बजट हमने लिखा हुआ है, बजट के आगे जाके दो पार्ट निकल जाते हैं। वन इज बजट रिसीप्ट, जो भी बजट का वो पार्ट जो गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड प्राप्ति है, गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड प्राप्ति। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, अनुमानित प्राप्ति है, एस्टिमेटेड रिसीप्ट है, फिक्स नहीं है कि इतना होने वाला है, मगर हर कोई अंदाजा लगाता है। तो गवर्नमेंट भी अंदाजा लगाती है कि कितनी मुझे बजट रिसीप्ट होने वाली है एक साल के अंदर। ऐसे ही यहां आ गया गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंडिचर। तो क्या गवर्नमेंट का एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है आने वाले साल में। तो बजट वन इज एस्टिमेट, दैट इज बजट रिसीप्ट, एंड द अदर इज बजट एक्सपेंडिचर। आइए पकड़ लेते हैं बजट रिसीप्ट को। बजट रिसीप्ट आगे जाके दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है। वन इज रेवेन्यू रिसीप्ट एंड द अदर इज कैपिटल रिसीप्ट। ऐसे ही बजट एक्सपेंडिचर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द अदर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस है। बेसिकली होता क्या है, फिर से समझिए। बजट रिसीप्ट, सबसे पहले हम बजट रिसीप्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये सबसे पहले ये वाला पोर्शन खत्म कर लेते हैं, फिर हम बजट एक्सपेंडिचर की तरफ जाएंगे। बस मुझे समझाना ये था कि बजट रिसीप्ट्स में भी दो पार्ट निकल जाते हैं। वन इज रेवेन्यू रिसीप्ट एंड द अदर इज कैपिटल रिसीप्ट्स। ऐसे ही बजट एक्सपेंडिचर में भी दो पार्ट निकल जाते हैं। वन इज गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द अदर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट्स कौन से रिसीप्ट्स होते हैं? ये गवर्नमेंट के वो रिसीप्ट्स हैं, these are those receipts of the government which neither creates a liability nor leads to the reduction in assets। means ये गवर्नमेंट की वो रिसीप्ट्स हैं जो गवर्नमेंट का ना तो कर्जा बढ़ा रहे हैं और ना संपत्ति घटा रहे हैं।
मीन्स गवर्नमेंट की ऐसी प्राप्ति, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, वो जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, देखिए साफ लिखा हुआ है रेवेन्यू रिसीप्ट्स, रिसीप्ट मतलब प्राप्ति। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स वो रिसीप्ट्स होती है, रेवेन्यू बेसिकली वर्ड वो हो गया जो ना तो गवर्नमेंट का कर्जा बढ़ा रहा है, मतलब ना तो किसी से वो उधार ले रहा है, गवर्नमेंट ना तो कोई उधार ले रही है, जो पैसा उसके पास आ रहा है ना तो वो उधार ले रही है, और ना ही कोई अपनी संपत्ति बेच रही है, ना ही वो एसेट्स कोई कम कर रही है। तो हमने इसलिए डेफिनेशन इसका क्या हो गया, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैं यहाँ पे एडिट कर दूंगा, रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर दोज रिसीप्ट्स व्हिच नीदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी नॉर लीड्स टू द रिडक्शन इन एसेट्स। वो होते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीप्ट्स। सिंपल सी बात है, मैं इसी में ही आप आगे जाके आपको डिफरेंस भी बता दूंगा, मैं नीचे बाद में पढ़ूंगा। ये हो गया रेवेन्यू रिसीप्ट्स, और कैपिटल रिसीप्ट्स क्या है, क्योंकि इनको डिफरेंस समझना जरूरी है, तभी हम बेसिकली अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। कैपिटल रिसीप्ट्स वो हो गए व्हिच ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और लीड्स टू द रिडक्शन इन एसेट्स। बट डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है, यहां नीदर नॉर आ गया, यहां ईदर और आ गया। मींस रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर दोज रिसीप्ट्स व्हिच नीदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी nor leads to a reduction in assets. Capital receipts are those receipts which either creates a liability or leads to the reduction in assets. अब मैं सिंपल भाषा में आपको हिंदी में समझाना चाहूं तो क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीप्ट्स वो हो गए जो ना तो गवर्नमेंट का कर्जा बढ़ा रही है, ना गवर्नमेंट की संपत्ति घटा रही है। कैपिटल रिसीप्ट्स वो हो गए जो या तो गवर्नमेंट का कर्जा बढ़ा रही है या फिर एसेट्स घटा रही है। सिंपल सी बात है। पहले रेवेन्यू रिसीप्ट्स पढ़ते हैं, उसको डिटेल में आ जाते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट्स जैसे कि बजट रिसीप्ट्स के दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स, ऐसे ही रेवेन्यू रिसीप्ट्स के आगे जाके भी दो पार्ट होते हैं। हम देख सकते हैं, वन इज टैक्स रिसीप्ट एंड द अदर इज नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। वन इज टैक्स रिसीप्ट एंड द अदर इज नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। देखिए बेटा, बिल्कुल कामली इस चीज को सुनिएगा। रेवेन्यू रिसीप्ट्स वो रिसीप्ट्स हैं जो ना तो कर्जा बढ़ा रही हैं, जो ना तो लायबिलिटी बढ़ा रही हैं और ना ही एसेट्स घटा रही हैं। आप अपने आप को गवर्नमेंट मानिए। देखिए कोई भी मैं तो बार बार मान के चल रहा हूं कि मैं आपको बताता भी हूं, इकोनॉमिक्स में हमें वो चीज माननी पड़ती है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो एज ए गवर्नमेंट हमें वो चीज को समझनी पड़ेगी, तो हम एज ए गवर्नमेंट क्या क्या चीज कर सकते हैं और क्या क्या चीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बजट पढ़ रहे हैं, अपने आप को एज ए गवर्नमेंट मानिएगा कि भाई हम ऐसी रिसीप्ट्स हमारी मतलब गवर्नमेंट की, हम अपने आप को गवर्नमेंट मान रहे हैं, जो ना तो हमारा कर्जा बढ़ा रही है ना हमारी एसेट्स घटा रही है। वो कौन सी होगी? सबसे पहले होगी टैक्स रिसीप्ट्स। टैक्स रिसीप्ट्स, दिस इज टैक्स रिसीप्ट्स। टैक्स रिसीप्ट्स गवर्नमेंट की सबसे मेन रिसीप्ट्स होती है जो जिस पे गवर्नमेंट ज्यादातर निर्भर करती है। मींस गवर्नमेंट की प्राप्ति ऐसी जो अब ये टैक्स के रूप में है। टैक्स के रूप में मतलब आप समझ लीजिए, गवर्नमेंट को पास जब टैक्स आता है तो क्या टैक्स गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ा रहा है या वो एसेट्स घटा रहा है? बिल्कुल नहीं, ना वो लायबिलिटी बढ़ा रहा है ना वो एसेट्स घटा रहा है। तो बेसिकली टैक्स होता क्या है, ये हम प्रीवियस वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, पहले वीडियोस में भी हमने इसको पढ़ा था। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट व्हिच हैज टू बी मेड बाय द हाउस होल्ड और कॉर्पोरेट सेक्टर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पे करनी है, ये अनिवार्य भुगतान होता है जो एक हाउस होल्ड सेक्टर को या प्रोड्यूसर सेक्टर को गवर्नमेंट को पे करना ही करना है। तो टैक्स बेसिकली, अब आप ढंग से समझिएगा, ये हमने पढ़ लिया टैक्स रिसीप्ट्स, और एक होते हैं नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। मींस ऐसी रिसीप्ट्स जो ना तो लायबिलिटी बढ़ा रही हैं ना एसेट्स घटा रही हैं। ये भी दो टाइप की होती हैं, वन इज टैक्स एंड द अदर इज नॉन टैक्स। नॉन टैक्स हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले टैक्स रिसीप्ट पढ़ लेते हैं कि गवर्नमेंट की ऐसी कौन कौन सी टैक्स रिसीप्ट्स होती हैं जो ना तो कर्जा बढ़ा रही हैं और ना ही एसेट्स घटा रही हैं। जैसे ये टैक्स रिसीप्ट्स हो गया हमारा। अब ये टैक्स रिसीप्ट्स जो है, हम देखिए गवर्नमेंट ने जो टैक्स है वो तीन प्रकार से डिवाइड किया हुआ है उसको, तीन प्रकार। सबसे पहला डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा टैक्स है वो हम बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम उसको इसका डिवीजन देखें तो सबसे पहले इसका डिवीजन होता है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। हम जानते हैं डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली होता क्या है, एक बार तब भी आपको रिवाइज करवा देते हैं। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिकली डिफरेंस होता है। डायरेक्ट टैक्स सबसे पहले हम बात करते हैं, ऐसा टैक्स अगर गवर्नमेंट ने ऐसा टैक्स जो आप पे थोपा गया है, आप पे इंपोज किया गया है और उसका पेमेंट भी आपको ही करना है, मतलब आप किसी पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स,
अगर आपकी इनकम है और गवर्नमेंट ने आपके ऊपर टैक्स लगाया है तो आप पड़ोसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, आप किसी और लोग पे शिफ्ट नहीं कर सकते, वो भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है कि इसमें उसी व्यक्ति को भुगतान करना पड़ता है जिस पे वो थोपा जाता है। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, प्रॉफिट टैक्स हो गया। भाई जिस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है उसी पे टैक्स लगेगा, दूसरी कंपनी पे थोड़ा टैक्स लगेगा। या जिसकी वेल्थ है उस पे टैक्स लगेगा, किसी और पे थोड़ा टैक्स लगेगा। जिसकी इनकम है उसी पे टैक्स लगेगा, किसी और पे थोड़ा टैक्स लगेगा। ऐसे ही ऐसे टैक्स जो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, जो शिफ्ट नहीं किए जा सकते, उसे बोलते हैं बेसिकली डायरेक्ट टैक्स। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हो गए? जो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जैसे सेल टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। जो लगाते तो प्रोड्यूसर पे हैं, मगर प्रोड्यूसर किससे ले लेता है? कंज्यूमर से ले लेता है, बायर से ले लेता है। जैसे सेल टैक्स, अब ये मार्कर है, मार्कर पे अगर ये 5 रुपीज का या 3 रुपीज का टैक्स लगाया होगा तो ये टैक्स लगाया तो प्रोड्यूसर पे होगा। प्रोड्यूसर ने किससे वसूल किया है? ये कंज्यूमर से, आपसे, हमसे वसूल किया है। तो ऐसे टैक्स जो ट्रांसफर कर सकते हैं, जो मतलब जिस पे थोपा गया है, हो सकता है पेमेंट वो ना करे, कोई और पेमेंट कर दे, जो ट्रांसफर आसानी से किए जा सकते हो, ऐसे टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और इस पे जो टैक्स लगा है, ये बात सब जानते हैं कि वो कौन सा टैक्स है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये ट्रांसफर किया जाता है, ये शिफ्ट किया जाता है, ये उससे लिया जाता है जिस पे थोपा नहीं जाता। थोपा किस पे जाता है? प्रोड्यूसर पे, और लिया किस पे जाता है? बायर से। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत ही इजी है। सेकंड वन इज प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम ये टैक्स उसके टाइप पढ़ रहे हैं कि टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट जो लेती है किस किस तरीके से उसको डिवाइड करती है। तो दूसरा हो गया प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। देखिए वर्ड अपने आप में मीनिंग बता रहा है, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स हो गया जब जो इनकम के बढ़ने पर टैक्स का रेट बढ़ जाता हो और इनकम के घटने पर टैक्स का रेट घट जाता हो। मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है और किसी व्यक्ति की 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है, तो ऐसा रेट टैक्स का जो 5 लाख रुपए जो प्रति माह कमा रहा है, पर मंथ कमा रहा है वो व्यक्ति, उस पर रेट ऑफ टैक्स ज्यादा लगे, और जो जिसकी इनकम कम है उस पर रेट ऑफ टैक्स कम लगे। इट मींस द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम एंड डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन इनकम। इसलिए इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, जो प्रोग्रेस कर रहा है इनकम के बढ़ने पर। ऐसा जो टैक्स होता है प्रोग्रेसिव, वो हमारी प्रणाली है, जो इनकम टैक्स की प्रणाली जो है, जो इनकम टैक्स का रेट सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव है। हम जैसे जानते हैं कि जैसे जैसे भाई भारत में किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ता है, और घटती है तो रेट ऑफ टैक्स भी घटता है। ये बेसिकली प्रोग्रेसिव टैक्स कहाँ लगाया जाता है? समझिए, प्रोग्रेसिव टैक्स वहां लगाया जाता है जहां इनकम में इनइक्वालिटीज होती है, जहां असामान्य होती है, जहां अमीर और गरीबों में अंतर बहुत होता है, और उस इनइक्वालिटी को कम करना होता है। इसलिए अमीरों पे ज्यादा टैक्स थोपा जाता है और गरीबों पे या तो नहीं टैक्स थोपा जाता है या कम टैक्स थोपा जाता है। तो दैट इज कि उनके बीच में जो गैप है वो कम कर लिया जाए, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ऑन द अदर हैंड रिग्रेसिव टैक्स कौन सा हो गया? रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स हो गया जहां रेट ऑफ टैक्स रिमेन्स कांस्टेंट विद द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन इनकम। चाहे इनकम बढ़े या इनकम घटे, ये टैक्स का रेट क्या होगा? कांस्टेंट। अब ऐसे टैक्स रेट पर ज्यादा बर्डन किस पे पड़ता है? वो बर्डन पड़ता है गरीब पर। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप में किसी व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपए पर महीना है और किसी व्यक्ति की इनकम 10 लाख रुपए पर महीना है, तो 10,000 रुपए भी 10% का टैक्स लग रहा है और 10 लाख पे भी 10% का टैक्स लग रहा है। तो 10,000 वाले पे जो 10% का टैक्स लगेगा उस पर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि 10,000 में वो अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहा, उसके लिए 10% भी बहुत है। मगर 10 लाख वाला व्यक्ति अगर 10% का टैक्स भी काट देगा, 1 लाख भी अगर वो दे देगा, तब भी 9 लाख में वो अच्छी तरीके से लग्जूरियस लाइफ जी सकता है। बट 10,000 वाला मात्र 1,000 भी अगर टैक्स के रूप में दे रहा है, उसके लिए 1,000 भी बहुत महत्व रखते हैं, जितने उसके लिए 1 लाख महत्व नहीं रखते उस व्यक्ति के लिए जो 10,000 रुपए कमा रहा है 1,000 रुपए महत्व रखते हैं, क्योंकि वो बेसिक नीड भी अपनी पूरी नहीं कर पा रहा। इसलिए रिग्रेसिव टैक्स रेट वैसा टैक्स रेट है जो कांस्टेंट रहता है इनकम के बढ़ने या घटने पर। बट द बर्डन इन दिस टैक्स रेट सिस्टम, द बर्डन इज मोर ऑन पुअर एंड लेस ऑन रिच। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। देन कम्स वैट एंड स्पेसिफिक टैक्स। वैट हम सब जानते हैं
ये होता है वैल्यू एडिड टैक्स और दूसरा है स्पेसिफिक टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स क्या हो गया? ऐसा टैक्स जो मीन्स वैल्यू एडिड टैक्स, हर स्टेज पे जितना भी वैल्यू एडिशन हो रहा है उस पर जो टैक्स लगता है, या मैं उसको सिंपल भाषा में बोलूं तो ऐसा टैक्स रेट जहां वैल्यू के बढ़ने पर टैक्स ज्यादा लगता हो, वैल्यू के घटने पर टैक्स कम लगता हो। कोई एक मान के चलिए कोई एक कमोडिटी है जो सिर्फ 25-30 रुपए की है और एक कोई कमोडिटी है जो 25-30 लाख रुपए की है, तो जाहिर सी बात है वैट किस पे ज्यादा लगेगा? वैट उस पे ज्यादा लगेगा जिसकी वैल्यू ज्यादा है। जैसे डायमंड है, डायमंड वैट ज्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ज्यादा वैल्यू पे जब रेट ऑफ टैक्स ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं वैट, और वैल्यू कम होने पर जब रेट ऑफ टैक्स कम हो तो ये होता है वैट के अंदर। ऑन द अदर हैंड स्पेसिफिक टैक्स कौन सा होता है? ऐसा टैक्स जो वैल्यू के आधार पर नहीं लिया जाता, ये बेसिकली साइज के हिसाब से, वेट के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से लिया जाता है। मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान के चलिए कोई कोरियर कंपनी है, अगर कोई कोरियर कंपनी में एक हम डायमंड मान के चलिए, जैसे गुजरात में डायमंड बहुत फेमस है, हम गुजरात से कोई डायमंड मंगवा रहे हैं तो उसमें जो कोरियर चार्ज लगेगा वो बहुत कम लगेगा, क्योंकि डायमंड का वजन ज्यादा नहीं होता, लेंथ ज्यादा नहीं होती, तो ज्यादा मतलब उसमें कोरियर चार्जेस नहीं लगेगा। मगर अगर हम एक ईंट का टुकड़ा अगर हम गुजरात से मंगवा रहे हैं तो जितने की ईंट नहीं होगी उसका 100 गुना ज्यादा कोरियर चार्ज लग जाएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर ईंट के टुकड़े का वजन ज्यादा है, चाहे वो कोड़ी के भाव सही, मगर उस पर रेट जो लगेगा टैक्स का वो ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका वेट ज्यादा है। अगर कोई लंबी चौड़ी चीज हम मंगवा रहे हैं और उसकी वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर हो, मगर तब भी उस पर रेट ऑफ टैक्स लगेगा ज्यादा। ऑन द अदर हैंड वैट एक ऐसा टैक्स होता है जो वैल्यू के आधार पर लगता है, और स्पेसिफिक टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो वजन, साइज, लेंथ इसके आधार पर लगता है। सिंपल सी चीज है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स एंड वैल्यू एडिड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। फिर आता है नॉन टैक्स रिसीप्ट। ध्यान में रखिएगा कौन सी रिसीप्ट हम पढ़ रहे हैं? हम ऐसी रिसीप्ट पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीप्ट जो ना तो लायबिलिटी बढ़ा रहा है और ना एसेट्स घटा रहा है, उसमें आ जाता है गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। नॉन टैक्स रिसीप्ट्स कौन से रिसीप्ट्स हो गए? सबसे पहले हो गया फीस एंड फाइन्स। देखिए गवर्नमेंट हम जानते हैं, देखिए ये बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ गवर्नमेंट की रेवेन्यू तो है नहीं, मगर तब भी है। गवर्नमेंट की बहुत सी फीस होती है, जैसे हम लाइसेंस बनवाते हैं किसी चीज का तो हम जो उसमें चार्जेस फीस देते हैं ये वो फीस आ गई, या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो ना के बराबर जो फीस होती है ये गवर्नमेंट की वो रिसीप्ट्स हो गई जो फीस के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। फीस एंड फाइन्स। फाइन्स क्या हो गया? जैसे मान के चलिए रेड लाइट किसी ने क्रॉस कर लिया या किसी पे और किसी चीज का फाइन लग जाता है, तो वो जो फाइन हो गया ये फीस एंड फाइन, ये क्या हो गया? ये ऐसी रिसीप्ट है जो ना तो कर्जा बढ़ा रहा है ना एसेट्स घटा रहा है, बट ये टैक्स भी नहीं है, तो इसलिए ये आ जाता है नॉन टैक्स रिसीप्ट में। दूसरा पार्ट एस्चीट, इंपॉर्टेंट चीज है। एस्चीट का मतलब क्या हो गया? एस्चीट एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो गवर्नमेंट के हिस्से में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका कोई लीगल हायर नहीं है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसके नाम पे बहुत जमीन रखी हुई है और उसकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उसका कोई लीगल हायर नहीं है, उसका कोई वारिस नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी किसके हिस्से में चली जाती है? स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में चली जाती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बन जाती है, जो गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स बन जाती है, जो गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स बन जाती है, वो अब आप समझ लीजिए ऐसी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स बन जाती है, गवर्नमेंट के पास चली जाती है, मगर ना गवर्नमेंट का कर्जा बढ़ा रही है और ना गवर्नमेंट की एसेट्स घटा रही है, मगर वो टैक्स भी नहीं है, तो ये हो गया रेवेन्यू रिसीप्ट्स का वो पार्ट जो नॉन टैक्स रिसीप्ट्स है। तो हम ये सारी चीज क्या पढ़ रहे हैं? रेवेन्यू रिसीप्ट्स। बार बार बोल रहा हूं, वो रिसीप्ट्स जो ना तो कर्जा बढ़ा रही है और ना एसेट्स घटा रही है। दिस इज एस्चीट। थर्ड पॉइंट हो गया इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज। हम जानते हैं गवर्नमेंट की बहुत सी कंपनियां हैं जो इनकम जनरेट करती हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे हो गया, रेलवे अगर कोई इनकम जनरेट कर रहा है तो दैट इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज इज अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रिसीप्ट। और हम जानते हैं ये होता क्या है? रेवेन्यू रिसीप्ट। क्योंकि इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब क्या हो गया? ऐसी इनकम का मतलब क्या हो गया कि हम कोई भी कंपनी है उससे इनकम प्राप्त हो रही है, प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, तो ना तो ये कर्जा बढ़ा रहा है ना ये एसेट्स घटा रहा है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई? रेवेन्यू रिसीप्ट्स, बट अदर देन टैक्स। फिर आ जाता है हमारा स्पेशल असेसमेंट। देखिए स्पेशल असेसमेंट क्या होता है, समझिएगा। गवर्नमेंट का ऐसा कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है
गवर्नमेंट का ऐसा कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। मान के चलिए फॉर एग्जांपल के रूप में मैं एक उदाहरण देता हूं कि मेरी कोई एक लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उसके ऊपर से हाई टेंशन तार जा रही है, हाई टेंशन तार जा रही है, बहुत ही हैवी तार जा रही है बिजली की, और जिसकी वजह से मेरी जो एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। अब गवर्नमेंट को ऐसी योजना करिए कि वो या मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करिए कि वो जो हाई टेंशन तार है वहां शिफ्ट कर दिया जाए, वहां से शिफ्ट कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट कुछ एक मुझसे चार्ज लेती है इस उसमें कि मैं कोई प्रोजेक्ट कर रही हूं और उस प्रोजेक्ट करने से तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, तो कुछ चार्ज आपको भी देना पड़ेगा। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट करता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट कर रहा है और उसकी वजह से मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, जिसके कारण मुझे गवर्नमेंट को कुछ चार्ज देना पड़ रहा है, तो उस चार्जेस को, वो चार्जेस गवर्नमेंट के पाले बजा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट की एक तरह की वो क्या है, रिसीप्ट्स है। ऐसी रिसीप्ट्स को हम बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। फिर आता है गिफ्ट एंड ग्रांट्स। देखिए हम पढ़ रहे हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स। रिसीप्ट्स मतलब प्राप्ति। अब गवर्नमेंट को कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, मान के चलिए यहाँ पर जैसे अभी सुनामी आई थी, कोई आपदा आई थी, तो किसी ने किसी बाहर की फॉरेन कंट्री ने कोई हेल्प कर दी, तो वो हेल्प क्या है, एक तरह की ग्रांट है, या किसी ने कोई डोनेशन दे दिया, तो वो जितने भी रिसीप्ट्स आ रही है गवर्नमेंट के पास, पैसा तो आ ही रहा है, जो भी पैसा आ रहा है वो रिसीप्ट्स है, मगर क्या वो पैसा कर्जा बढ़ा रहा है? अब कोई गवर्नमेंट, कोई भी दूसरी फॉरेन गवर्नमेंट हमें, अगर हमारी गवर्नमेंट को कोई ग्रांट दे रही है, कोई डोनेशन दे रही है, तो क्या हमारा कर्जा बढ़ रहा है, हमें वापस लौटाना है? नहीं। क्या वो हमारे एसेट्स कम कर रहा है? नहीं। तो ऐसी रिसीप्ट्स क्या हो गई? ऐसी रिसीप्ट्स हो गई रेवेन्यू रिसीप्ट्स। बट अदर देन टैक्स, तो ये किस में आ गई? सारी नॉन टैक्स रिसीप्ट्स में। ये जितने भी पॉइंट्स हो गए, हमारे 5 पॉइंट्स हो गए, फीस एंड फाइन्स, एसजीट, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज, स्पेशल असेसमेंट, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स और डोनेशन, ये सब हो जाता है हमारा नॉन टैक्स रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट्स। तो ये हो गया हमारा टैक्स रिसीप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। अब आते हैं, बात करते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स की। कैपिटल रिसीप्ट्स कौन सा हो गया? जैसे अभी हमने डिफरेंस पढ़ा था, यहाँ पे क्या था? नीदर नॉर, यहाँ पे क्या है? ईदर और। मींस कैपिटल रिसीप्ट्स आर दोज रिसीप्ट्स व्हिच ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और लीड्स टू द रिडक्शन इन एसेट्स। मतलब आप गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट हूं, मेरी ऐसी रिसीप्ट्स जो या तो कर्जा बढ़ा रही है मेरा, या मेरी एसेट्स घटा रही है, मतलब ऐसा कुछ पैसा। अब आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए कि ऐसा मेरे पास कौन सा पैसा आएगा जो या तो मेरा कर्जा बढ़ा रहा है या मेरी एसेट्स घटा रहा है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, बहुत ही ईजी है। मैं किसी से लोन ले लूं, मैं किसी से उधार ले लूं, तो जब मैं किसी से उधार ले लूंगा तो वो पैसा तो मेरे पास आ गया, रिसीप्ट तो हो गई। पैसा जब मेरे पास आया तो रिसीप्ट हो गई, मगर वो रिसीप्ट मेरी लायबिलिटी बढ़ा रहा है, क्योंकि मैं किसी से कर्जा ले रहा हूं तो मेरी लायबिलिटी बढ़ा रहा है। तो ऐसी रिसीप्ट्स उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स। तो ये आ गया। देखिए आप सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। मैंने सेकंड पॉइंट पहले बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि जिसको हमने लोन के रूप में बोला है कि मैं किसी से उधार ले रहा हूं, गवर्नमेंट किसी से उधार ले रही है, तो रिसीप्ट्स हो रही है। जब वो रिसीप्ट्स हो रही है तो ऐसी रिसीप्ट्स को बोलते हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी बढ़ा रही है, ऐसी रिसीप्ट्स को बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स। अब बोरोइंग्स जो है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने पहला बोल दिया इसको। बोरोइंग्स गवर्नमेंट, मैं पहले भी वीडियो में बोलता आया हूं कि गवर्नमेंट जो बोरोइंग लेती है वो 3 तरीके से लेती है। सबसे पहले बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई से बोरोइंग्स लेती है, हमने पहले भी पढ़ा था, जिसको हम पढ़ा था डेफिसिट फाइनेंसिंग के नाम से। जब गवर्नमेंट आरबीआई से कहती है कि जब गवर्नमेंट का बजट हिल जाता है, गवर्नमेंट का खर्चा, हमने पढ़ा था ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो जब गवर्नमेंट का खर्चा हो जाता है ज्यादा और आमदनी हो जाती है कम, गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहती है कि नोट छापिए और मुझे फाइनेंस करिए। दिस टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। जो आपको याद होगा, इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट नहीं करती और डिफ्लेशन में गवर्नमेंट ज्यादा करती है, ऐसी टाइप को फाइनेंसिंग। तो वो पहला प्रकार होता है जिस तरीके से गवर्नमेंट बोरिंग्स ले सकती है। दूसरा होता है बोरिंग्स फ्रॉम जनरल पब्लिक, भाई डिबेंचर इशू करके, बॉन्ड्स इशू करके, ये सब चीजें होती है जब आम लोगों से गवर्नमेंट बोरिंग्स लेती है। और आपको ये भी याद होगा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में भी इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन्फ्लेशन, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो रहा होता है और ज्यादा पैसा पहुंच जाता है, तो क्या करती है गवर्नमेंट इस तरीके की बोरिंग्स बढ़ा देती है। मगर हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं पढ़ रहे, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते। और तीसरे टाइप की बोरिंग्स होती है बोरिंग्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो बोरिंग्स 3 टाइप की होती हैं।
वन इज फ्रॉम आरबीआई, सेकंड इज फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड द थर्ड इज फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो ये हो गया बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। जो पहला है, पहला क्या है, रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब क्या हो गया, देखिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट, मान के चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपी गवर्नमेंट को लोन दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपी गवर्नमेंट को लोन दे दिया और वो लोन वापस आ रहा है, अगले साल वापस आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने एक अंदाजा बना दिया कि इस साल हमें लोन वापस मिलेगा। जब इस साल हमें लोन वापस मिलेगा तो पैसा तो आएगा, मगर वो जो पैसा आ रहा है वो गवर्नमेंट की एसेट्स कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट को लोन दिया है तो उसके बैलेंस शीट में कहां लिखा जाएगा, एसेट साइड में लिखा जाएगा, लोन के रूप में, एसेट साइड में। अब वो लोन जब वापस आएगा, रिकवरी ऑफ लोन हो रहा है, तो वो एसेट्स क्या कर देगा, कम कर देगा। भाई मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं, आप स्टेट गवर्नमेंट हो, आपसे पैसा मुझे वापस आ रहा है, जो मैंने दिया था आपको 2 साल पहले, वो पैसा वापस आ रहा है। तो जब वो पैसा वापस आ रहा है तो वो मेरी एसेट्स को कम कर दे रहा है, मगर पैसा वापस आ रहा है तो इसलिए होगा वो रिसिप्ट्स, मगर कौन सी रिसिप्ट्स होगी, कैपिटल रिसिप्ट्स। जैसे अभी मैंने पढ़ा है, कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी रिसिप्ट्स हो गई, which either creates a liability or leads to the reduction in assets. So this is leading to the reduction in assets. That is why recovery of loan is considered to be a capital receipts. Third point is disinvestment. देखिए हम कहीं पे निवेश कर रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, मगर वहां से अगर हम पैसा वापस ले रहे हैं, हम शेयर बेच रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, बिजनेस में से हम पैसा वापस ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट देखती है, हम जानते हैं 1991 के बाद में एलपीजी पॉलिसी जब से लागू हुई है, गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पर बहुत जोर दे रही है। तो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने शेयर्स बेच रही है प्राइवेट लोगों को, या जो सी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें ज़्यादा एफिशिएंट काम नहीं हो रहा है वो प्राइवेट लोगों को बेच रही है। जो वो प्राइवेट लोगों को बेच रही है तो पैसा आ रहा है, जब पैसा आ रहा है तो ऐसे पैसा जो आ रहा है हो गया रिसीव्ड, मगर वो पैसा जो आ रहा है वो गवर्नमेंट की एसेट्स कम कर रहा है। तो जब वो गवर्नमेंट की एसेट्स कम कर रहा है तो उसको बोल दिया डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल रिसीप्ट। तो ये हो जाता है हमारा पूरा बजट रिसीप्ट का पार्ट खत्म हो जाता है। बजट रिसीप्ट जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स, ये कंपोनेंट हो गए हमारे रेवेन्यू रिसीप्ट्स के, टैक्स रिसीप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। फिर हो गए हमारे कैपिटल रिसीप्ट्स के 3 कंपोनेंट्स हो गए। आइए अब जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं बजट एक्सपेंडिचर, वो पार्ट बजट का जो गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बताता है। अब बजट एक्सपेंडिचर जैसे बजट रिसीप्ट्स में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, दैट इज रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स। सेम बजट एक्सपेंडिचर भी 2 पार्ट में आ जाता है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनमें डिफरेंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर समझिएगा, देखिए रेवेन्यू यहाँ पे भी आया था, रेवेन्यू यहाँ पे भी आ रहा है, तो रेवेन्यू में एक बात याद करने वाली चीज है, नीदर नॉर ही आएगा दोनों में। यहाँ पे भी नीदर नॉर आ रहा है, यहाँ पे भी नीदर नॉर आ रहा है, मगर डिफरेंस क्या था, यहाँ नीदर नॉर के साथ कुछ और आ रहा था, यहाँ नीदर नॉर के साथ कुछ और आएगा, मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जैसे वे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच नीदर क्रिएट्स एन एसेट्स नॉट लीड्स टू द रिडक्शन इन लायबिलिटी। अब आप खुद सोचिए, नीदर के साथ क्या आएगा, यहाँ नीदर के साथ आएगा एसेट्स, क्योंकि ऐसा एक्सपेंडिचर हम उम्मीद रखते हैं कि अगर हम खर्चा कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, तो गवर्नमेंट हो सकता है अपनी संपत्ति बना रही हो या अपना खर्चा कम कर रही हो, अपनी लायबिलिटी कम कर रही हो। मगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो ना तो संपत्ति बढ़ा रही है और ना ही कर्जा कम कर रही है, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोस एक्सपेंडिचर व्हिच नीदर क्रिएट्स एन एसेट्स नॉर लीड्स टू द रिडक्शन इन लायबिलिटी। ऑन द अदर हैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल के साथ हमेशा इधर और आता है, जैसे यहां पर इधर और आया है, ऐसे यहां पे भी इधर और आ रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच ईदर क्रिएट्स एन एसेट्स, जो या तो संपत्ति बढ़ा रही है और लीड्स टू द रिडक्शन इन लायबिलिटी, या फिर कर्जा कम कर रही है। ऐसा खर्चा जो या तो एसेट्स बढ़ा रही है या कर्जा कम कर रही है। मगर स्टार्ट करते हैं किससे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। फिर से समझिएगा, ऐसा खर्चा जो ना तो एसेट्स बढ़ा रही है ना ही लायबिलिटी कम कर रही है। अब आप थोड़ा सा सोचिएगा जरा, मैं मतलब यहाँ गवर्नमेंट, मैं कोई खर्चा भी कर रहा हूं और वो ना तो कोई चीज मेरे पास ला रहा है, मतलब ना तो एसेट्स मेरी बढ़ा रहा है और ना ही किसी का कर्जा कम कर रहा है, तो ये तो खामखा का खर्चा हो गया।
ऐसा लग रहा है कि ये तो खर्चा वेस्ट ही कर दिया तुमने, मगर नहीं, ऐसा खर्चा लगता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेफिनेशन से लगता है कि ये ऐसा एक्सपेंडिचर होगा जो काम का नहीं है, मगर आप कंपोनेंट पढ़ के देखिए, आप मुझे बताइएगा कौन सा काम का नहीं है इसमें। सबसे पहला इंटरेस्ट, हाँ ये हम कुछ कह सकते हैं इंटरेस्ट। ये जो हमने ब्याज, जो हमने लोन पहले ले रखा है, गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है, फॉरेन बैंक से लोन ले रखा है, या किसी फॉरेन कंट्री से लोन ले रखा है, उसको जो गवर्नमेंट ब्याज दे रही है, क्या वो हम ब्याज नहीं दे सकते? ब्याज हमें देना पड़ेगा। ये यहाँ सकते और सख्ती वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि ब्याज तो हमें देना ही देना है। तो इसमें तो देखिए, हमने लोन लिया तो ब्याज तो हमें देना ही है, तो इसमें तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो मगर जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, अब आप सोचिए, इंटरेस्ट जो मैं खर्चा दे रहा हूं, मैं ऐसा गवर्नमेंट खर्चा दे रहा हूं, इंटरेस्ट ब्याज दे रहा हूं, जो ना तो मेरा इंटरेस्ट, ना तो मेरा एसेट्स बढ़ा रहा है और ना लायबिलिटी कम कर रहा, क्योंकि मैं ब्याज दे रहा हूं, मैं मूल नहीं दे रहा, मैं प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रहा, इसलिए वो मेरा खर्चा भी कम नहीं कर रहा। सेकेंड पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। देखिए डिफेंस पे जो खर्चा करते हैं, आप लोग जानते हैं जो आजकल का सर्कमस्टेंसेस चल रही है, हमारे पाकिस्तान के साथ जैसे रिलेशनशिप है, हमारे चाइना के साथ जैसे रिलेशनशिप है, अगर हम डिफेंस हमारी मजबूत नहीं होगी तो कोई भी हमारे छाती पे चढ़ जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसा गवर्नमेंट जब हमारे डिफेंस के ऊपर खर्चा करती है तो क्या ऐसा खर्चा जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है। मगर ऐसा खर्चा, डिफेंस के ऊपर किया गया खर्चा, ना तो वो हमारी एसेट्स बढ़ा रहा है, ना हमारी लायबिलिटी घटा रहा है। ध्यान में रखिएगा। देखिए डिफेंस के ऊपर किया गया खर्चा, ये अपने प्रोटेक्शन के ऊपर खर्चा किया गया होता है, ना तो फिर से बता रहा हूँ, ऐसा खर्चा ना तो ये हमारी एसेट्स बढ़ा रहा है, ना हमारी लायबिलिटी घटा रहा है, मगर तब भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये आता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया? जो ना तो एसेट्स बढ़ा रहा है और ना लायबिलिटी घटा रहा है। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज। देखिए हम ये बात पढ़ चुके हैं, जब मंदी का दौर होता है तो सब्सिडी देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मंदी का दौर का मतलब क्या है? प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मतलब प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है। मंदी के दौर में जब डिफ्लेशन हो रहा होता है, प्रोडक्शन तभी बढ़ा सकते हैं हम जब हम जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको की चीज में टैक्स में छूट दें या कुछ लालच दें, तो सब्सिडी देना जरूरी होता है। सब्सिडी देंगे नहीं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी। तो सब्सिडीज देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है डेवलपमेंट करने के लिए। ऐसे एक्सपेंडिचर जो सब्सिडीज के ऊपर किए गए हैं, जो छूट दे गए हैं, ऐसे जो खर्चे किए गए हैं, ऐसे खर्चे बहुत जरूरी होते हैं डेवलपमेंट के लिए। मगर ऐसे खर्चे ना तो हमारी एसेट्स बढ़ा रहे हैं, ना हमारी लायबिलिटी घटा रहे हैं। तो ये तीन मेन एग्जांपल हो गए, इंटरेस्ट पेमेंट, and the second one is expenditure on defense, and the third one is expenditure on subsidies. These are the three examples of revenue expenditure which neither creates an assets or nor leads to reduction in liability. Then comes capital expenditure. These are those expenditure, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा है, these are those expenditure which either creates an asset, जो या तो संपत्ति बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, या फिर liability घटा रहे हैं। जैसे loan by the central government to state government। देखिए या तो एसेट्स बढ़ा रहे हैं, मैंने भी बताया, या फिर लायबिलिटी घटा रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये वाला पॉइंट पढ़ा था हमने, रिकवरी ऑफ लोन। जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं, आप स्टेट गवर्नमेंट हो, जब मैंने आपको लोन दिया, तब मेरी एसेट्स हो गई। मैं अपनी बैलेंस शीट में लिखूंगा एसेट्स, क्योंकि ये पैसा मेरा है, मेरी एक संपत्ति है, कोई भी मैं आपसे ले सकता हूं, तो ये मेरी एसेट्स हो गई। और जब आपने मुझे पैसा वापस करा तो ये मेरी एसेट्स कम हो गई, मगर प्राप्ति होगी। जब एसेट्स मेरी कम हुई तो ये आ गया हमारा कैपिटल रिसीव्स, क्योंकि पैसा आ रहा है। मगर अभी मैंने पैसा दिया है, तो मैंने आपको उधार दिया है, तो मेरा क्या हो गया? मेरी एसेट साइड में लिखा जाएगा लोन के रूप में, मेरी एसेट साइड में। तो इसलिए ऐसा एक्सपेंडिचर जिसने एसेट्स को बढ़ाया है, तो इसलिए लिखा गया है लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए मेरी एसेट्स बढ़ गई। बहुत सारे बच्चों को ये पॉइंट समझ में नहीं आता, आई होप इस बार समझ में आ गया होगा। दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग हम परचेज ऑफ मशीनरी कर रहे हैं, हम कहीं पे भाई गवर्नमेंट के कोई सेक्टर है, गवर्नमेंट की कंपनी है, वहाँ मशीनरी परचेज कर रहे हैं, या कहीं लैंड परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, तो ये संपत्ति बढ़ा रहा है। ये संपत्ति बढ़ा रहा है तो बेशक ये क्या होगा? ये होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, लास्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट, शेयर परचेज कर रही है, तो ऐसे चीजें जो इन्वेस्टमेंट करने पे संपत्ति बढ़ा रहा हो, तो जो संपत्ति बढ़ा रहा हो वो हमारी क्या हो गई? दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो या तो एसेट्स हम
गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ा रहा हो या फिर लायबिलिटी घटा रहा हो। हम देख सकते हैं 4 एग्जाम्पल हैं, ये चारों एग्जाम्पल जो है वो एसेट्स बढ़ा रहे हैं। एक भी एग्जाम्पल इसमें वो नहीं है जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी घटा रहा हो। तो हम इसमें एक एग्जाम्पल ऐड कर लेते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन क्या हो गया? जैसे मैंने अभी आपको बताया था दैट इज रिकवरी ऑफ लोन, दिस इज रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब क्या हो गया कि यहां तो मैंने लोन दिया था वो मुझे वापस मिल गया। यहां पर रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब क्या हो गया, यहां मैंने लोन लिया था जो मैं पेमेंट कर रहा हूं, जो मैं वापस पेमेंट कर रहा हूं। तो इट मींस जो मैंने लोन लिया था वो मेरी लायबिलिटी थी, अब मैं उस लायबिलिटी को पे कर रहा हूं, मैं अपने उधारी को चुका रहा हूं। तो जो मैं उधारी को चुका रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं मेरी लायबिलिटी उसने क्या कर दी, कम कर दी। तो ऐसा एक्सपेंडिचर which is reducing my liability, which is reducing government's liability, so that is considered to be a capital expenditure, that is a component of capital expenditure। जैसे मैंने अभी पढ़ा है, बार बार पढ़ रहा हूं, capital expenditure are those expenditure of the government which either creates an assets or leads to the reduction in liability। So this is an example which leads to the reduction in liability, that is repayment of loan। I hope आपको budget receipts, budget expenditure या हम कह सकते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी कोई भी रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड भी कोई डाउट है तो बेहिचक होकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नोट्स लगभग आपको मिल गए हैं, कुछ अगर किसी बच्चों को नहीं मिले हैं तो और मिल जाएंगे। और आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी होगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।